क्लास में एक अलग से भी जगह देके उनके कुछ स्पेसिफिक विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम वियना सर्किल के दो दार्शनिकों, एक मॉरिस स्लिक और रुडोल्फ कार्नेट के द्वारा प्रस्तुत तार्किक भाववादी दर्शन की विवेचना करेंगे और उनके द्वारा कुछ विशिष्ट पदों का जो प्रयोग किया गया, उन विशिष्ट पदों की विवेचना का प्रयास किया जाएगा जो एज इट इज आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके पहले यह विवेचना हम करें, उसके पहले एक महत्वपूर्ण और संदर्भ की चर्चा हम कर देंगे जो आपकी पुस्तकों में एज इट इज आपको दिखाई देगा और स्पष्ट भी हो रहा होगा अभी जितनी भी व्याख्याएं हुई, कि दो प्रकार के कार्य तार्किक भाववादी दार्शनिकों के रहते हैं। यानी दो प्रकार के लक्ष्य को लेकर तार्किक भाववादी दर्शन अपनी दार्शनिक विवेचना को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक जिसे भावात्मक पक्ष कहा जाता है उनकी दार्शनिक विवेचना का, जिसमें वह दर्शन के कार्यों के दर्शन के कार्य क्षेत्र का निर्धारण कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम उनके भावात्मक तार्किक विवेचना संबंधी कार्य कहते हैं। दूसरा तार्किक भाववादियों का एक निषेधात्मक तार्किक विवेचना का कार्य क्षेत्र होता है, जहां वह तत्व मीमांसा का निरसन कर रहे होते हैं, जिसे एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यह दो कार्यों को वो लेकर चलते हैं और इन्हीं दो कार्य क्षेत्रों में उनकी संपूर्ण दार्शनिक विवेचना को देखा जा सकता है। इसके पहले कि हम अलग अलग दार्शनिकों के विचारों को प्रस्तुत करते, यह अवधारणा आपको समझ लेनी आवश्यक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि दो प्रकार के कार्यों को वो संपन्न करते हैं। एक कार्य तो भावात्मक होता है जिसमें दर्शन के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, और दूसरा अभावात्मक या निषेधात्मक होता है जिसमें वह तत्व मीमांसा के निरसन एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स संबंधी कार्यों को दार्शनिक विवेचना को संपादित कर रहे हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मॉरिस स्लिक द्वारा प्रस्तुत तार्किक भाववादी दर्शन और जो अर्थ का उनका सत्यापन सिद्धांत है, वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग है, उसके संदर्भ में उन्होंने कौन से महत्वपूर्ण पदों का प्रयोग किया जो एज इट इज आपके यूजीसी नेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं और फिर इसके बाद रुडोल्फ कार्नेट की चर्चा करेंगे। तो स्लिक ने जो एक महत्वपूर्ण पद का प्रयोग किया जिसको हम लोग कहते हैं परीक्षणीय भेद। पिछले वाले क्लासेस में हमने बताया था कि इसको आप लोग श्योर विक्ट्री के नाम से याद रखिएगा, एस फॉर द स्लिक एंड वी फॉर द विक्ट्री, जिसको हम लोग कह रहे हैं वो वेरीफाइबल डिफरेंस है। तो ये वेरीफाइबल डिफरेंस इसको हम लोग कहते हैं परीक्षणीय भेद। ठीक है, वेरीफाइबल डिफरेंस यानी परीक्षणीय भेद, इसकी एक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं स्लिक। यह अवधारणा क्या है और इस अवधारणा से किस प्रकार एक अर्थ के मापदंड को वो निश्चित करते हैं, निकालते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो परीक्षणीय वेद वेरीफाइबल, अब आपके एग्जाम्स में यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में अगर आपसे एज इट इज पूछा जाए, आपसे ये प्रश्न किया जाए कि वेरीफाइबल डिफरेंस की अवधारणा किस तार्किक भाववादी दार्शनिक ने प्रस्तुत की, तो आप स्पष्ट रूप से इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे, क्योंकि कई बार आपसे यह क्लासरूम में दोहराया जा चुका है कि मॉरिस स्लिक वह तार्किक भाववादी दार्शनिक थे जिन्होंने वेरीफाइबल डिफरेंस की अवधारणा प्रस्तुत की। किस संदर्भ में प्रस्तुत की? तार्किक भाववादी दर्शन के संदर्भ में प्रस्तुत की, यानी अर्थ के सत्यापन सिद्धांत या वाक्य की अर्थपूर्णता के संदर्भ में इस परीक्षणीय भेद की अवधारणा को उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये वेरीफाइबल डिफरेंस होता क्या है, परीक्षणीय भेद होता क्या है। तो परीक्षणीय भेद को उन्होंने क्या स्पष्ट किया? परीक्षणीय भेद को उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य के सत्य या असत्य होने पर, किसी भी वाक्य के सत्य या असत्य होने पर जो अंतर होता है, उस अंतर का आनुभविक निरीक्षण किया जाना संभव हो, तो इसी को हम लोग परीक्षणीय भेद वेरीफाइबल डिफरेंस कहते हैं। अगर ऐसा है तो हम उस वाक्य की अर्थपूर्णता का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला गया इसकी परिभाषा, ये देखिए हम बिना देखे बोल रहे हैं, ये अवधारणा है, इसको आसानी से आप अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं।
इसको रटने की आवश्यकता नहीं। परीक्षणीय भेद वेरिफाइबल डिफरेंस को इस प्रकार डिफाइन किया गया कि किसी भी वाक्य के सत्य या असत्य होने पर, किसी भी वाक्य के सत्य या असत्य होने पर जो अंतर पड़ता है, उस अंतर का अगर आनुभविक निरीक्षण संभव हो, आनुभविक वेरिफिकेशन संभव हो, तो हम उस वाक्य की अर्थपूर्णता का निश्चय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करिए कि अगर हम कहें कि कल रात वर्षा हुई, अगर इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट हम देते हैं कि कल रात वर्षा हुई, अब इस वाक्य के सत्य या असत्य होने पर जो अंतर आएगा, उस अंतर का क्या हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं? अंतर आएगा तो कल रात वर्षा हुई तो इसका मतलब है कि जो मिट्टी है वो गीली दिखाई देनी चाहिए, मिट्टी गीली होनी चाहिए, गड्ढे पानी से भरे होने चाहिए। और अगर वर्षा नहीं हुई कल रात तो मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, गड्ढे पानी से भरे नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, यही ना। अब यह जो वाक्य के सत्य या असत्य होने पर जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं? हमने देखा, हमने जाके देखा कि मिट्टी क्या थी, गीली थी, गड्ढे पानी से भरे हुए थे, तो क्या निश्चय हो गया कि कल रात वर्षा हुई, सत्य हो गया ना। और अगर हमें ये दोनों दिखाई नहीं दिया तो ये जो अंतर पड़ा, उस अंतर का जब हम आंतरिक निरीक्षण किए तो हम पाए कि कल रात वर्षा नहीं हुई। इसका अनुभविक निरीक्षण संभव हो सका। इस वाक्य के सत्य या असत्य होने से जो अंतर पड़ता है, इस अंतर का अनुभविक निरीक्षण संभव हो तो इसे ही परीक्षणीय भेद, वेरिफाइबल डिफरेंस है। ठीक है, और इसी से वह अर्थ के सत्यापन सिद्धांत की एक परिभाषा प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी वाक्य का जो अर्थ होता है, वह उस वाक्य का अर्थ क्या होता है, उस वाक्य के सत्यापन की विधि होता है। यानी हम उन विधियों को बता दें जिन विधियों के आधार पर हम किसी वाक्य के सत्य या असत्य होने का अनुभविक निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं, तो वही उस वाक्य का अर्थ होता है। यानी किसी भी वाक्य का अर्थ उसके सत्यापन की विधि है। ये भी एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तार्किक भाववादी, वैसे ये तो सभी दार्शनिक मान रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जैसे परीक्षणीय भेद, यहाँ आप कंफ्यूज हो गए। तो आपको एज इट इज जानना होगा कि ये मॉरिस स्लिक ने ही वेरिफाइबल डिफरेंस की अवधारणा। अब ये जो नीचे वाला है कि किसी वाक्य का अर्थ उसके सत्यापन की विधि है, ये तो लगभग सभी तार्किक भाववादी दार्शनिक ये तो मूल है कि किसी वाक्य का अर्थ उसके सत्यापन की विधि है। ठीक है, तो यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी वाक्य का अर्थ उसके सत्यापन की विधि है। यह अवधारणा आपको अपने अवधान में, अपने ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद रुडोल्फ कार्नेप आते हैं। रुडोल्फ कार्नेप के विचारों में और उनकी अवधारणाओं में जो महत्वपूर्ण पद का प्रयोग किया गया है, महत्वपूर्ण टर्म का प्रयोग किया गया है, इस महत्वपूर्ण टर्म को हम लोग जो है प्रोटोकॉल स्टेटमेंट कहते हैं, या हम लोग इसको स्वानुभव मूलक वाक्य कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में प्रोटोकॉल स्टेटमेंट या वेरिफिकेशनल स्टेटमेंट कहते हैं। प्रोटोकॉल, वेरिफिकेशनल, ऑब्जर्वेशनल स्टेटमेंट कहते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग निरीक्षणीय वाक्य या स्वानुभव मूलक वाक्य कहते हैं। रुडोल्फ कार्नेप के द्वारा ये कहा गया। अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह अवधारणा क्या है जो रुडोल्फ कार्नेप के द्वारा रखी गई अर्थ के सत्यापन सिद्धांत के संदर्भ में। यानी किसी भी वाक्य की अर्थपूर्णता का अभिप्राय है कि क्या हम उस वाक्य के आधार पर, या जो संदर्भ प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या हमें उससे कोई ऐसा स्वानुभव मूलक वाक्य या कोई ऐसा निरीक्षणीय वाक्य मिल रहा है जिसका हम अनुभविक निरीक्षण करके उस वाक्य की सत्यता या असत्यता का निर्धारण कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा निरीक्षणीय वाक्य या स्वानुभव मूलक वाक्य प्रोटोकॉल स्टेटमेंट प्राप्त हो रहा है तो ठीक है, वह वाक्य अर्थपूर्ण कहा जाएगा, नहीं तो वह क्या होगा, छद्म वाक्य होगा या निरर्थक कथन होगा। एग्जाम्पल के रूप में जो आपके पुस्तकों में दिया है, जैसे वो कहते हैं कि मानव सदृश सभी जीव ऐसे जीव होते हैं
जिनके खंड युक्त अवयव होते हैं और जोड़े वाले पैर होते हैं। इसको अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में कर लेंगे कि मानव सदृश सभी जीव ऐसे जीव होते हैं जिनके खंडयुक्त अवयव होते हैं और जोड़े वाले पैर होते हैं। अब यह जो आपको एक वाक्य समूह प्रस्तुत किया गया, रुडोल्फ कहते हैं कि इस वाक्य की अर्थपूर्णता इस पर आधारित होगी कि इससे जो हम स्वानुभव मूलक वाक्य निकालेंगे, वह स्वानुभव मूलक वाक्य का क्या अनुभविक निर्देश संभव है, अनुभविक परीक्षण निरीक्षण संभव है। जैसे वह एक जीव है, यह भी हम देख सकते हैं इसमें जो आ रहा है, मानव सदृश सभी जीव ऐसे जीव होते हैं, और फिर उसके अवयव खंडयुक्त होते हैं। तो इस अवयव खंडयुक्त होते हैं, हम इसका भी अनुभविक निरीक्षण कर सकते हैं। पैर जोड़े वाले होते हैं, इसका भी अनुभविक निरीक्षण कर सकते हैं। तो इन सब स्वानुभव मूलक वाक्यों के अनुभविक इन सभी स्वानुभव मूलक वाक्यों के आधार पर यह जो ऊपर प्रस्तुत किया गया वाक्य समूह है, इसकी अर्थपूर्णता निर्भर करेगी। इसी के आधार पर हम इसके अर्थपूर्णता का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर वाक्य की अर्थपूर्णता का आधार हम निरीक्षणीय वाक्य या स्वानुभव मूलक वाक्य को रुडोल्फ कार्नेप स्थापित कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यह आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूजीसी नेट जेआरएफ में आपको एज इट इज पूछा जा सकता है कि अर्थ के सत्यापन सिद्धांत के संदर्भ में निरीक्षणीय वाक्य या स्वानुभव मूलक वाक्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस तार्किक भाववादी दार्शनिक ने प्रस्तुत किया। तो आप लोग का उत्तर क्या होगा, मॉरिस इसलिक मत दीजिएगा, आप लोग दीजिएगा किसको, रुडोल्फ कार्नेप को। जब परीक्षणीय भेद बोले तो आप लोग रुडोल्फ कार्नेप को मत दीजिएगा, एजे एयर को मत दीजिएगा, किसको दीजिएगा, मॉरिस इसलिक को दीजिएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग को समझनी आवश्यक है और इतनी बातें आप लोग को बताएंगे। ठीक है, एक और संदर्भ है जो रुडोल्फ कार्नेप ने प्रस्तुत किया, उसकी भी एक हल्की चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जब हम अलग से अर्थ का सत्यापन सिद्धांत तार्किक भाववादियों की वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग को प्रस्तुत कर रहे होंगे, तो वहां वह दूसरा आएगा, वो वहां पर फिर विस्तार से व्याख्या होगी। संक्षेप में ये सुन लीजिएगा कि रुडोल्फ कार्नेप ने वाक्य की अर्थपूर्णता के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं को और प्रस्तुत किया। एक तो स्वानुभव मूलक वाक्य, निरीक्षणीय वाक्य, यह अवधारणा प्रस्तुत किया, और एक और प्रस्तुत किया जिसको हम लोग कहते हैं शब्द भंडार, वोकाबुलेरी, और वाक्य विन्यास यानी सिंटेक्स। उनका कहना है कि कोई भी वाक्य के दो अंश होते हैं, एक तो शब्द भंडार वोकाबुलेरी होता है और दूसरा वाक्य विन्यास यानी सिंटेक्स होता है। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि कोई भी वाक्य अर्थहीन दो प्रकार से हो सकता है। पहला तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनसे कोई अनुभविक निर्देश प्राप्त न हो रहा हो, तो भी वो क्या होगा, वह वाक्य अर्थहीन हो जाएगा, निरर्थक कथन होगा। जैसे हम किसी पद का प्रयोग कर ले, जैसे हम कहें आकाश कुसुम, शश श्रृंग, ये सारे पदों का प्रयोग करें तो इन पदों से कोई अनुभविक निर्देश प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे पदों का प्रयोग जिन वाक्यों में किया गया है, उन वाक्यों से हमें जो है इन वाक्यों की अर्थपूर्णता हम निश्चय नहीं कर सकते, इसलिए ये छद्म वाक्य होंगे, छद्म कथन होंगे, सूडो स्टेटमेंट्स होंगे, ये आपको ध्यान देना होगा। और फिर तत्व मीमांसा के संदर्भ में भी उन्होंने इन सारी चीजों को खींच कर दिखाया, जो कि वो तत्व मीमांसा के निरसन में लाते हैं, कि जैसे ईश्वर हो गया, सद्भाव हो गया, इस प्रकार के जो पदों का प्रयोग तात्विक विवेचना में किया जाता है, यह ऐसे पद हैं जिनसे कोई अनुभविक निर्देश प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वाक्य विन्यास के लिए वो कहते हैं कि कोई वाक्य एक और प्रकार से निरर्थक हो सकता है कि जो वाक्यों में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह शब्द जो है एक विशिष्ट प्रकार के शक्ति को धारित करते हैं, जिसके कारण वे शब्द हर एक शब्द के साथ नहीं जुड़ सकते, बल्कि वह एक विशिष्ट शब्द के साथ ही जुड़ सकते हैं। इसी कारण जब इस स्वाभाविक शक्ति की अवहेलना की जाती है और किसी भी प्रकार के शब्द को किसी भी प्रकार के शब्द के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो वहां पर वाक्य के
वाक्य विन्यास या सिंटेक्स संबंधी नियमों की अवहेलना होने लगती है और वह वाक्य क्या होता है, निरर्थक हो जाता है। जैसे हम कहें ईमानदारी गेंद खेलती है, जैसे हम कहें कि आग से पौधों को सींचो। अगर हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर वाक्य विन्यास सिंटेक्स संबंधी नियमों की अवहेलना हो रही है, क्योंकि यह जो पद प्रयोग किए जा रहे हैं, आग आग जो पद प्रयोग किया जा रहा है, यह आग अपनी एक विशिष्ट शक्ति रखता है जो हर एक शब्द के साथ नहीं जुड़ सकता। ये किसी विशिष्ट शब्द के साथ ही जुड़ सकता है। इसी प्रकार ईमानदारी गेंद खेलती है, यह ईमानदारी जो है एक विशिष्ट प्रकार के पद के साथ ही जुड़ सकती है, सभी पदों के साथ नहीं। तो यहाँ दोनों इन वाक्यों में क्या होता है, वाक्य विन्यास संबंधी नियमों की अवहेलना होती है। आगे चल के हम देखेंगे, जब हम तत्व मीमांसा का निरसन वाला टॉपिक देख रहे होंगे कि किस प्रकार जो है तार्किक भाववादी दार्शनिकों ने रेने डेकार्ट द्वारा प्रस्तुत मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं कि तार्किक विवेचना की, तार्किक विश्लेषण किया और किस प्रकार उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि यहाँ पर तार्किक वाक्य विन्यास के नियमों का, यानी वाक्य की जो वाक्य विन्यास होता है, सिंटेक्स होता है, उसके नियमों की अवहेलना की गई है और जिसके कारण जो है जो निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जा रहा है वह निष्कर्ष यहाँ पर स्थापित नहीं होगा। 5-10 मिनट क्लास और लेंगे हम। तो इस प्रकार दोनों मॉरिस स्लिक और जो आज हम पढ़ा रहे हैं, कल दोबारा एक बार उसकी आउटलाइन देखे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियोस भी जो लोग मांग रहे हैं उन वीडियोस हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा और किताबों से होके जितना हम बता रहे हैं बस उतना उसको पढ़ने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए, इतना पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए। अब एक संदर्भ और 5-10 मिनट प्रस्तुत करके क्लास को हम बंद करेंगे और वह संदर्भ क्या है, वह संदर्भ यह है कि तार्किक भाववाद की यह जो आरंभिक स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें मॉरिस स्लिक के परीक्षणीय भेद और रुडोल्फ कार्निक द्वारा प्रस्तुत स्वानुभव मूलक वाक्य, निरीक्षणीय वाक्य और सिंटेक्स और वोकाबुलरी संबंधी अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। इस आरंभिक तार्किक भाववादी स्वरूप पर अनेक प्रकार के आरंभिक आक्षेप हुए। आक्षेप मतलब जो आलोचना करने वाले लोग थे उन्होंने इन विचारों की आलोचना की और इस आलोचना के प्रत्युत्तर में ये तार्किक भाववाद रिफाइंड हुआ और परिष्कृत हुआ। यह दर्शन क्या हुआ, और परिष्कृत हुआ। तो अब हम उन एक दो बिंदुओं की चर्चा करना चाहेंगे कि कौन से आक्षेप हो रहे थे और उनके प्रत्युत्तर में किस प्रकार से जो है यह परिष्कृत हो रहा था दर्शन। एक तो आलोचना हुई कि यहाँ पर जिस अनुभविक परीक्षणीयता की बात की जा रही है, इस परीक्षणीयता पर ही कुछ आक्षेप हुए और इस आक्षेपों के प्रत्युत्तर में यह तार्किक भाववादी दर्शन क्या हुआ, परिष्कृत हुआ। एक आक्षेप यह हुआ कि जिस परीक्षणीयता की बात की जा रही है, जिस अनुभविक परीक्षणीयता की बात की जा रही है, यह अनुभविक परीक्षणीयता क्या है, क्या वास्तविक है, एक्चुअल है, क्या है, इस पर एक आक्षेप हुआ और कहा गया कि यदि हम इसे वास्तविक परीक्षणीयता या एक्चुअल वेरिफिकेशन के रूप में मानेंगे तो इतिहास संबंधी अनेक कथन तथा इस प्रकार के कथन कि चंद्रमा के दूसरी ओर पर्वत श्रृंखला है, हम इसका कभी भी वास्तविक अनुभविक परीक्षण नहीं कर सकते। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो तार्किक भाववादियों के दृष्टिकोण में यह दोनों वाक्य क्या हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे, छद्म वाक्य हो जाएंगे, छद्म कथन हो जाएंगे, लेकिन यह ठीक नहीं है। तो इस प्रश्न के उत्तर में तार्किक भाववादियों ने अपने दर्शन को परिष्कृत किया और कहा कि परीक्षणीयता से उनका अभिप्राय वास्तविक परीक्षणीयता से नहीं है, एक्चुअल वेरिफिकेशन से नहीं है, बल्कि सिद्धांततः अनुभव परीक्षा की संभाव्यता से। याद रखिएगा, सिद्धांततः अनुभव परीक्षा की संभाव्यता, यानी हम इसको कहेंगे कि सिद्धांततः जो है अनुभव परीक्षा क्या पॉसिबल है, क्या सिद्धांततः क्या हम इंपिरिकली वेरीफाई कर सकते हैं क्या। तो यह आवश्यक है, न कि हम एक्चुअल वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं।
यानी जब हम कहते हैं कि चंद्रमा की दूसरी ओर पर्वत श्रृंखला है, तो मॉरिस इसलिए इसको व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि सिद्धांततः यह संभव है कि ऐसा हो सकता है कि विज्ञान इस प्रकार के सारी चीजों को प्राप्त करने में सक्षम हो सके कि वह चंद्रमा की दूसरी ओर जाए और वहां पर यह निरीक्षण करे कि चंद्रमा की दूसरी ओर पर्वत श्रृंखला है या नहीं है। तो सिद्धांततः तो इसकी अनुभव परीक्षा की संभावना है, इसलिए हम वास्तविक अनुभव परीक्षा का संदर्भ नहीं लेते,